आज हम लोग रिवीजन करेंगे इनकम डिटर्मिनेशन के प्रैक्टिकल का। जैसे हम लोग नेशनल इनकम का रिवीजन करा लास्ट क्लास में, उसमें मेथड्स थे, टेबल थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें कंपैरेटिवली उतनी चीज़ें नहीं हैं, क्वेश्चन भी इसके बहुत छोटे छोटे से आते हैं। तो इसमें आज अपन लोग रिवीजन में फॉर्मूलेस के साथ साथ इसके कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते चलना। सिर्फ इसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट आज हम कवर करेंगे। जो बोर्ड में आपको जैसे 12 नंबर की यूनिट है तो 4 से 6 नंबर इसका वेटेज है, मतलब 50% इसका प्रैक्टिकल आता है, या तो 4 का या 6 का, ठीक है। एक बार ऐसा भी हुआ था जब पूरा 12 का ही प्रैक्टिकल आ गया, ठीक है, थ्योरी आई नहीं इस चैप्टर में से, लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है। चलो, इनकम डिटर्मिनेशन, इसके प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी एपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीसी क्या है, एमपीएस क्या है। तो पहले बात करेंगे किसकी, एपीसी और एपीएस। एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। क्या फॉर्मूला होता है? इसका क्या मतलब है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर अपनी स्पेंडिंग्स में खर्च कर देता है। मसलन अगर मैं 10,000 रुपये महीना कमाता हूँ तो उसमें से 8,000 रुपये मैं अपनी कंजम्पशन नीड को पूरा करने में खर्च कर देता हूँ। अब बचे हुए 2,000 रुपये मैं सेव करता हूँ, उस सेविंग को फिर और आगे एक्यूमुलेट करता हूँ और पूरी इकट्ठी करके उसे कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ये एक साइकिल होती है, इसी तरीके से चलती है। कोई भी इंडिविजुअल यही करता है। 10,000 रुपये अगर वो कमा रहा है, अब अगर वो लाख रुपये कमा रहा है तो वो उस हिसाब से कंज्यूम करेगा। वो 10 लाख रुपये कमा रहा है तो वो उस हिसाब से कंज्यूम करेगा। किसी का कंजम्पशन ज़्यादा होगा, किसी का कंजम्पशन कम होगा, बट इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम तो करोगे ही करोगे। उसे हम बोलते हैं एपीसी। क्या बोलते हैं? अब ये एवरेज क्यों लगा सर, यहाँ एवरेज क्यों आता है इस डेफिनेशन में? क्योंकि ये हम पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश के लिए होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे देश के लिए होती है। तो मैं सिर्फ शब्बीर की, ठीक है, या रजत की या ताहा की, एक आध जने की बात नहीं कर रहा, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब देश की बात हो रही है तो ये एवरेज हो गया। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं वो ऑन एन एवरेज अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंज्यूम करते हैं, अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंज्यूम करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया C अपॉन Y। क्या बन गया? अगर मैं 8,000 कंज्यूम करता हूं और कमाता 10,000 हूं तो ये आया 0.8। कितना आया? अगर ये परसेंटेज में भी निकालना होता तो इंटू 100 कर लेता तो ये आता 80%। कितना आता? समझाने के लिए ऐसा समझा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में लोग जितना भी कमाते हैं उसका 80% कंज्यूम कर लेते हैं, उसका 80% कंज्यूम कर लेते हैं। ये समझाने के लिए, लेकिन परसेंटेज में नहीं होता ये, तो इसीलिए 80% लिखोगे तो नंबर कट सकते हैं। लिखना क्या है? 0.8 C अपॉन Y। उसका ही उल्टा होता है APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या होता है? सॉरी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला है S अपॉन Y। क्या फॉर्मूला है? सेविंग अपॉन इनकम। ये उसका उल्टा है। अगर लोग 10,000 में से 8,000 कंज्यूम करते हैं तो मतलब बचे हुए 2,000 वो सेव करते हैं। अब कोई बोलेगा सर इन्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, घर भी तो बनाएंगे, ठीक है, प्लॉट भी तो खरीदेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आप तो कह रहे हो बस कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। तो भाई जो भी कुछ तुम करना चाहते हो वो सेव करने के बाद ही करोगे, और वो सब कुछ अपनी सेविंग में से ही करोगे। आज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं खड़ा हूँ, मैंने 10,000 कमाए, 8 में खा गया, उसके बाद अब 2 बचे तो उसको क्या नाम दिया जाएगा? सेविंग। अब वो 2,000 में से आपको जो करना है वो करो, लेकिन होगा तो सब सेविंग में से। तो इसका डेफिनेशन क्या है? दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच हैज नॉट बीन कंज्यूम बट सेव्ड। इनकम का वो पोर्शन जो हमने कंज्यूम नहीं किया बल्कि सेव कर लिया, तो वो बन गया APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इसमें भी एवरेज क्यों आ रहा है? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, पूरे देश की बात हो रही है। अब इनकम का कुछ हिस्सा या तो कंज्यूम होगा या सेव होगा, तो इसलिए इन दोनों का टोटल हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा? तो ये अगर 0.8 आया है तो ये अपने आप ही 0.2 आएगा। ये क्या आएगा? अपने आप 0.2 आएगा। ये 0.8 आया है तो ये कितना आएगा? 0.2।
तो ये APC और APS, C/Y और APS हो गया S/Y। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े, और दोनों को टोटल करेंगे तो 1। इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी भी सुन लो। किसी भी देश का APC अगर ज़्यादा आता है, मतलब वहाँ के लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। हमारे देश का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 70% के अराउंड माना जाता है कि हमारे देश में जितने भी लोग कमाते हैं। फिर देखो ये चेंज होता रहता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है। जो लोग लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास कैटेगरी से आते हैं उनका APC ऑलमोस्ट 1 होता है, उनका APC ऑलमोस्ट 1 होता है। ठीक है, मतलब मैं लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास में भी नहीं आता हूँ, अपर में आता हूँ, मेरा ही APC ऑलमोस्ट 1 होता है। मत या हंस रहा है ये, ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ 1 होने का? हाँ, अभी खर्चे का हमारा डेफिनेशन अलग अलग है। खर्चा क्या है, यहाँ पे कंजम्पशन नीड में सब कुछ आ गया। अभी खर्चा मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो कमाता हूँ बस खाने पीने में, पहनने करने में, इसमें ही खर्च कर देता हूँ, ठीक है। फिर खर्चे भी उस तरीके के होते हैं, ठीक है, गलत शौक नहीं है कोई, ठीक है, ठीक है, कोई भी जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है। तो अब जो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं वो रोज़ के 400-500 रुपये कमा रहे हैं, या कोई 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमा रहा है। तो आप हमारे देश में इन्फ्लेशन का इफेक्ट देख ही रहे हो। 20,000 रुपये महीना कमाने वाला कहाँ सेव करने की सोचेगा, उल्टे उसके खर्चे 25 के होते हैं, तो वो तो सेविंग से भी ज़्यादा, इनकम से भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उसके लिए तो सेविंग नेगेटिव चली जाती है। अब लेकिन ऊपर हायर मिडिल क्लास में जाऊंगा और फिर अपर क्लास कैटेगरी में जाऊंगा, तो वो अगर 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो 5 लाख रुपए खा थोड़ी सकता है, वो कितना भी कंज्यूम करेगा उसकी कंजम्पशन नीड 5 लाख तो नहीं हो सकती क्या, और मतलब बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखेगा, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल भी रखेगा, तो 5 लाख रुपए महीने खर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये फैक्ट है, किसी 1-2 महीने में कर लेगा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप 60 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप खर्च करके देख लो कि आप क्या 60 लाख रुपए खर्च कर सकते हो, ठीक है। एक बहुत पुरानी मूवी है, उसमें एक हीरो को उसके दादाजी एक विल छोड़ के जाते हैं, और उसमें बोलते हैं भाई तेरे को 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए देके जाते हैं कि तू ये 10 करोड़ रुपए 1 महीने में खर्च कर दे तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी, या ऐसा था कि 1 करोड़ खर्च कर दे तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी, लेकिन देखो 30 दिन में कैसे भी ये 1 करोड़ रुपए खर्च करने हैं। अब वो मूवी इसी के ऊपर बनाई गई है कि भाई वो 1 करोड़ खर्च कर पाता है कि नहीं कर पाता। पुरानी मूवी है, बहुत पुरानी, ठीक है, भीड़े के ज़माने की। नसीरुद्दीन शाह उसमें एक्टर है शायद, ठीक है, सुना है इनका नाम, सुना है, ठीक है, चलो नाम तो सुना है, ठीक है। तो वो खर्च करते हैं, भाई खर्च करते रहते, मूवी के क्लाइमैक्स आता है तब भी उनके वहाँ कुछ पैसे बच जाते हैं। अब क्लाइमैक्स में फिर पता चलता है कि भाई वो जो बचाव पैसा है वो भी वो कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए मूवी देखना फिर आप, ठीक है। अब नाम ही तो याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट सुनो, अभी सर्च करने मत बैठ जाना बेटा, मंडली मोबाइल रख दो, पटेल तो हो ही तुम। अपन भी आए हैं आज, कैसे अपन, वहाँ दिया था, इंग्लिश का पेपर दिया था। चलो APC और APS दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। हाँ, मैं ये सब बातें बता रहा था तुम्हें कि कोई भी देश में APC वेरी करता है क्लास ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से। लोअर क्लास का APC ऑलमोस्ट 1 होगा, मिडिल क्लास का भी ऑलमोस्ट 1 होगा, हायर मिडिल क्लास का 1 से थोड़ा सा कम होगा, और अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास का 1 से बहुत कम होगा। कि अगर जैसे मैं बात करूं कि अगर मान लो कोई फिल्म स्टार है या कोई क्रिकेटर है, अब उनका ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कोई फिल्म स्टार की बात करूं मैं, एक मूवी करने का उनका 50 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे मिलता है ना, एक मूवी करने का। तो क्या वो 50 करोड़, 10 करोड़, 20 कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसे कंज्यूम थोड़ा कम ही करते हैं वो। अब आप बोलोगे सर वो प्लॉट खरीद ले या कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंजम्पशन की बात कर रहा हूँ। और कंजम्पशन डिमांड क्या है मैं तुम्हें बता चुका, ठीक है। तो वो C/Y कहलाता है और ये S/Y। तो किसी भी देश का अगर APC अच्छा है तो उस देश के लिए अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात है, क्योंकि APC से मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है।
आज मैं कंज्यूम ज़्यादा करूँगा तो मैं कंज्यूम करूँगा तो किसी की इनकम बनेगी, और वो कंज्यूम करेगा वो किसी की इनकम बनेगी, वो कंज्यूम करेगा वो किसी की इनकम बनेगी, और इस तरीके से देश का नेशनल इनकम बढ़ता है। तो कंजम्पशन करना अच्छी चीज़ होती है। सरकार भी प्रमोट करती है कि आप अपनी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा क्या करो, कंज्यूम करो, सेव करो, सेव भी करो, लेकिन सेव कहाँ करो, सरकार की योजनाओं में। इंश्योरेंस ले लो, एफडी करा लो ताकि वो पैसा बैंक में रख दोगे, एनएससी खरीद लो, सरकार के बॉन्ड खरीद लो, ऐसी जगह पे पैसा सेव करो जो पैसा सरकार के काम है, क्योंकि सरकार वो पैसा अपने पास नहीं रखेगी, सरकार भी घुमाती रहेगी, वो भी कंज्यूम करेगी, तो आपकी सेविंग भी कंजम्पशन में बदल जाएगी और ओवरऑल एपीसी और बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने 100 रुपये में से 80 रुपये कंज्यूम करे, 20 रुपये सरकार को दे दिए बॉन्ड खरीदने में, आपकी तो सेविंग हो गई। 20 रुपये सरकार भी कहीं और इन्वेस्ट करेगी, वो किसी को देगी तो वो उसकी इनकम हो जाएगी और कंजम्पशन हो जाएगा किसका, सरकार का। इस तरीके से ओवरऑल कंजम्पशन और बढ़ेगा। लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट करके एक चीज आती है, वो सुन लो। अगर इकोनॉमी में सब लोग सेव ज़्यादा करने लगे तो ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। आप इंडिविजुअली सेव करो, अच्छा है, लेकिन आप भी सेव कर रहे हो, मैं भी सेव कर रहा हूँ, ये भी सेव कर रहा है, सब लोग सेव ही कर रहे हैं, साला कोई कंज्यूम नहीं कर रहा, और ओवरऑल सेविंग बढ़ती जा रही है, तो ये देश के लिए खतरा है, खतरा, खतरे की घंटी है, ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कोई चीज़ जो माइक्रो लेवल पे अच्छी हो, मैक्रो लेवल पे खराब हो, इसे पैराडॉक्स बोलते हैं। तो अगर मैं सेविंग कर रहा हूँ इंडिविजुअली तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मेरे जैसे सब लोग सेविंग कर रहे हैं तो देश के लिए खराब है, क्योंकि वो पैसा पड़ा पड़ा किसी के काम नहीं आ रहा। देश तो ये चाहता है, सरकार तो ये चाहती है कि आप उसे कंज्यूम करो। कंज्यूम करने से जो देश का फायदा होगा ना, वो सेव करने से नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा APC 1 है, ठीक है। तो कंज्यूम ज़्यादा करो और सेव कम करो। खैर ये सब ज्ञान की बातें, इसकी ऐसी तैसी। प्रैक्टिकल हमें C/Y और इधर S/Y, दोनों का टोटल 1। अब 3 कंसेप्ट के बाद इसकी भी बात करते हैं, MPC और MPS। MPC बताता है हाउ मच चेंज इज देयर इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, कि इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। किस में चेंज आने से? इनकम में। किस में चेंज आएगा? कंजम्पशन में। सर ये तो उसके जैसा ही लग रहा है। नहीं, उसके जैसा नहीं है, देखो गौर से, वहाँ Y था, C था, यहाँ पे एक लग गया क्या, डेल्टा C, और नीचे क्या आ गया, डेल्टा Y। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। तो अगर मेरी इनकम प्रीवियस लेवल पे 10,000 थी और उसके नेक्स्ट लेवल पे 15,000 हो गई, ये मेरी इनकम है, और मेरी कंजम्पशन प्रीवियस लेवल पे 8,000 थी और उसके नेक्स्ट लेवल पे 14,000 हो गई, तो आपको क्या करना है? चेंज निकालना है। यहाँ मेरी इनकम का चेंज कितना था? 5,000। कितना था? लेकिन मेरे कंजम्पशन का चेंज कितना था? 6,000। कितना था? आवाज़ आती रहनी चाहिए, मेरी बहुत डाउन है आज। कितना था? 6,000। अब 5,000 से 6,000 काटोगे तो आपका आंसर आएगा 1.25 शायद, 2 आएगा। कितना आएगा? 1. तो मतलब अगर मैं APC निकालूं तो मैं सिर्फ इनकम और कंजम्पशन की बात करूंगा, इनकम और कंजम्पशन की। ये मेरी इनकम, ये मेरा कंजम्पशन। अगर मैं APC निकालूंगा तो कैसे निकलेगा? 8,000/10,000 और मेरा आंसर आएगा 0.8। और अगले लेवल पे 14,000/15,000, 14,000/15,000, तो मेरा आंसर आएगा फिर वापस से 1 से कम। कितना? 0.14,000 काट पीट लेना, करना पटेल, ठीक है, 0.9 समथिंग आएगा। कितना आएगा? 0.9। तो देखो ये 0.9 आया, 0.8 आया, लेकिन APC MPC कितना आया? 1.2। तो क्या समझाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें कि APC का MPC का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। APC अपना एक अलग चलता है। ये 2 पैरेलल लाइन है जो एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकती। ये एक अलग कंसेप्ट है और ये एक अलग कंसेप्ट है। ये बता रहा है कि जब भी आपकी इनकम दे रखी हो उसके मुकाबले आप कितना कंज्यूम करते हो, और ये निकाला जाता है जब इनकम में चेंज आएगा तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा। तो ये हमेशा चेंज की बात करता है और ये टोटलिटी की बात करता है। टोटल वाला कंसेप्ट है, ये चेंज वाला कंसेप्ट है, और ये दोनों कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं, और ना इनकी कोई रिलेशनशिप है और ना कोई रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करना। देखो दोनों लेवल पे ये 0.8 और 0.9 आया है, फिर भी इनका चेंज 1 से ज्यादा आ गया ना, चेंज 1 से ज्यादा आया, जबकि टोटलिटी में वो 1 से कम आ। ये वाले लेवल पे भी मैं 1 से कम था,
नेक्स्ट लेवल पे भी मैं 1 से कम था। तो मतलब चेंज फिर 1 से ज़्यादा कैसे आ गया? चेंज फिर 1 से ज़्यादा कैसे आ गया? बताओ, चेंज कैसे 1 से ज़्यादा आ गया? मैं यहाँ पे भी कंजम्पशन इनकम से कम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कंजम्पशन इनकम से कम कर रहा हूँ, फिर चेंज 1 से ज़्यादा। चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम से भी ज़्यादा है। हाँ, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। मेरा कंजम्पशन कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इनकम में जो चेंज आया ना, कंजम्पशन का चेंज उससे ज़्यादा था। चेंज ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ये 1 से ज़्यादा आ गया। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है? ये पॉसिबल है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि नहीं है? इसमें एक लॉ की बात कर लेते हैं, जिस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजम्पशन। क्या नाम है? जो ये कहता है कि एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस बट लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, सामने देखो, कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से इनकम बढ़ी है। तो अगर मेरी इनकम 5,000 से बढ़ी है, मेरा कंजम्पशन 4,999 से बढ़ेगा, लेकिन 5,000 से, और यहाँ तो कितने से बढ़ गया? 6,000। तो ये थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ, बट प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल है। क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। पहले हमारी उर्विका 10,000 कमाती थी, 8,000 खर्च करती थी। उर्विका की सैलरी बढ़ा दी हमने, 15,000 कमाने लगी, और अब ये 14,000 खर्च करने लगी। ठीक है, पहले 2,000 बचा रही थी, अब 1,000 ही बचा रही है। पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है। इसमें क्या बड़ी बात है? किसी के सामने मैं बोलूँ तो वो आश्चर्यचकित होकर देखेगा, नहीं ये क्या हो गया प्रभु जगन्नाथ, ठीक है, ऐसा कुछ उसके रिएक्शंस नहीं आएंगे। नॉर्मल है, नॉर्मल है। मेरे लिए बोलोगे नॉर्मल है, पूरे देश के लिए बोलोगे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि पूरे देश का इनकम बढ़े और पूरे देश का कंजम्पशन बढ़े और वो कंजम्पशन इनकम से भी ज़्यादा बढ़े पूरे देश का, ये पॉसिबल। और अपन क्या पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, इसलिए लॉ ऑफ कंजम्पशन एप्लीकेबल होगा। एक बार फिर बोल दो, लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेस, बट इंक्रीज इन कंजम्पशन विल ऑलवेज बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। लिख के आ सकते हो ये? इनकम बढ़ने से क्या बढ़ता है? कंजम्पशन। लेकिन कंजम्पशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितनी तेजी से, ये पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे लगेगा, लेकिन इंडिविजुअल पे ये लगता नहीं है। तो उर्विका की इनकम बढ़े और कंजम्पशन बढ़े, ये पॉसिबल है, और कंजम्पशन इनकम से भी ज़्यादा बढ़े, ये भी पॉसिबल है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात, लेकिन पूरे देश के लिए ये बड़ी बात है। समझ गए? इसमें थोड़ी जितनी थ्योरी इसमें आती जा रही है वो भी कवर कर रहा हूँ मैं। जो फॉर्मूले के नाम पे तो क्या है ये? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, निकल जाएगा ये। अब उसी तरीके से MPS का क्या मामला है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा। ये मरा क्यों परेशान कर रहा है आज? डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो अगर मेरी इनकम 5,000 से बढ़ी और कंजम्पशन 4 से बढ़ा, तो सेविंग 1 से बढ़ी, तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1, तो इन दोनों का टोटल भी 1 ही आएगा, इन दोनों का टोटल भी 1 आएगा। जैसे मेरी इनकम का चेंज कितना है? 5,000, और मेरी कंजम्पशन का चेंज कितना है? 5 से कम ही होगा तो 4 है। फिर इधर भी मेरी इनकम का चेंज कितना है? सुन लेना, चेंज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? क्या ले रहा हूँ? क्योंकि क्या पढ़ा रहा हूँ? मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? चेंज। तो अब यहाँ चेंज कितना है? 5,000। अब यहाँ कंजम्पशन 4 से बढ़ा, तो सेविंग कितने से बढ़ी? 1 से। इसको काटूंगा पिटूंगा 0.8 आएगा, इसको काटूंगा पिटूंगा 0.2 आएगा, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1। ये हमेशा ऐसे ही होगा। तो इन दोनों का टोटल भी क्या आता है? 1 आता है। क्या आता है? तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि जैसे A वाली दोनों चीज़ का टोटल 1 आता है, M वाली दोनों चीज़ का टोटल भी, बस याद रखना A में टोटलिटी का कंसेप्ट लगेगा और M में चेंज का कंसेप्ट लगेगा। क्या लगेगा? चेंज का कंसेप्ट। और एक बात थ्योरेटिकली और याद रखना कि चेंज कभी भी 1 नहीं आ सकता, तो इनकम का चेंज कभी कंजम्पशन के चेंज के बराबर नहीं होगा, इनकम का चेंज कभी सेविंग के चेंज भी बराबर, तो ये दोनों का टोटल 1 आएगा, लेकिन इनमें से इंडिविजुअली ये 1 आए और ये 0 आए, पॉसिबल। ये 1 आए और ये 0 आए, ये भी पॉसिबल, ड्यू टू LOC, ड्यू टू लॉ ऑफ, एक बार मेरे साथ लॉ ऑफ कंजम्पशन फिर बोल दो, एज इनकम इंक्रीजेज कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीजेज, बट द इंक्रीज इन कंजम्पशन
will always be less than increase in income. Will आगे बढ़ू. APC, APS दोनों का टोटल, MPC, MPS दोनों का टोटल, M आ जाएगा तो क्या लगाना है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y. S है तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा. एकदम क्लियर है यहां तक? पॉज करते इसको. विकास सारे पढ़ने वाले बच्चे डिवीजन में नहीं आ रहे यार, ना पढ़ने वाले सारे आ गए हैं. ऐसा क्यों? मेरा भाई इस्लाम कहाँ है? चलो ये कंसेप्ट पढ़ाने के बाद एक और कंसेप्ट आता है थ्योरी का, प्रैक्टिकल का. के किसकी बात करेंगे? के का मतलब होता है मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब इसकी डेफिनेशन बोलती है, रिपीट करना मेरे साथ. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मींस चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ये हमें बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा. क्या बताता है ये? देखो अभी तक MPC में भी डेल्टा Y आ रहा था नीचे, है ना. MPS में भी नीचे डेल्टा Y आ रहा था, APC में भी नीचे Y आ रहा था, APS में भी नीचे Y हमेशा नीचे ही आ रहा था. बस इस फॉर्मूले में Y का प्रमोशन हो गया है और Y कहाँ चले गए हैं? ऊपर. मत नाराज हो जाता, Y हमेशा नीचे रखोगे, ठीक है, कभी तो आगे बैठाओ, ठीक है. तो ये आगे बैठ गए. अब तो Y इसमें ऊपर आएंगे, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I. ये क्या कंसेप्ट है, इसकी पूरी वर्किंग को समझ लो. इसकी वर्किंग भी एक बार 6 नंबर में आ चुकी है, मेरे नोट्स में अच्छे से दे भी रखी है. अगर मान लो कि इंडिया में कोई भी निवेश करता है, मसलन के मिस्टर एलोन मस्क को नहीं, उसको पसंद नहीं है मेरे को यार. मान लो बिल गेट्स, तो उससे भी नहीं बनती. और अरे यार बड़े बड़े नाम ले रहा है, छोटे छोटे नाम ले यार. अब मैक्सवेल, पैट कमिंस ले लो, पैट कमिंस, ठीक है. तो मिस्टर पैट कमिंस इंडिया में आए, पैसा भी खूब मिला था यहाँ पे, वर्ल्ड कप भी जीत के गए, तो सोचा यहाँ का पैसा कहाँ ऑस्ट्रेलिया लेके जाऊँ, यहीं निवेश कर देते हैं. तो पैट कमिंस ने हमारे ताहा से, ताहा के पापा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनसे ज़मीन ले ली. किससे? ताहा से. ताहा के पापा से, ठीक है. एक बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया, ठीक है. और पैट कमिंस इनके पिताजी को $1 लाख दे के चले गए. अब वो $1 लाख से $1 लाख से उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा और वो $1 लाख ताहा के पापा के लिए इनकम है, तो वो 1 लाख की इनकम बढ़ी. तो फर्स्ट राउंड में हमेशा के कितना आएगा? 1 आएगा. कितना आएगा? बराबर सुनते चलना. अब ताहा ने जैसे ही 1 लाख रुपए देखे, उसने निकाल लिया. वो बोला साहब पापा मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा गया है कल, तो 1 लाख रुपए मुझे दे दो. तो पापा ने कहा था एक एक पेपर तेरा अच्छा जाएगा, एक एक प्लॉट तेरे नाम पे करता जाऊँगा, तो ये वाले प्लॉट के पैसे तेरे. अब हमारे ताहा 1 लाख रुपए लेके निकले. इसने कहा था, इसको मेरी कोई बात याद रह गई कि पूरे पैसे कंज्यूम नहीं करते. सर ने कहा था थोड़े बहुत सेव करते हैं, लेकिन सर ने यह भी कहा था कि पूरे सेव मत करना, नहीं तो देश को नुकसान होगा, कंज्यूम करना. तो इसको ये बात याद रह गई. ये कपड़े वाले की दुकान पे गया, बढ़िया बढ़िया जीन्स ली, ठीक है, बैट लिया. भाई को क्रिकेट भी बहुत पसंद है, ठीक है. 40,000 का बैट लाए ये, ठीक है. हमारे साथ एक खेलने आते जो सबसे महंगे बैट लाते, ये उससे भी महंगा लाया, ठीक है. तो ये भाई 40,000 का बैट लाए, 20,000 के कपड़े लाए. और किस किस चीज़ का शौक है बेटा अपन को? बुक बुक मत बोल देना, बुक लाया मैं यहाँ लेट जाऊँगा मैं यहाँ पे. हाँ, और क्या लाया बेटा? बस 10-20 हज़ार रुपये का और थोड़ा सामान लाए, ठीक है, वो बताना नहीं चाहते. तो 80,000 रुपये हमारे ताहा ने शॉपिंग करी, कंज्यूम करे. अब वो 80,000 की जो चीज़ें इन्होंने खरीदी वो ये उत्कर्ष से खरीदी. तो वो 80,000 रुपये
उत्कर्ष की इनकम हो गई। तो और ये पैसे उसी 1 लाख में से चल रहे हैं जो पैट कमिंस यहाँ छोड़ के गया था। तो इन्वेस्टमेंट तो इंडिया में एक ही बार हुआ, लेकिन पहले 1 लाख की इनकम किसकी बढ़ी? ताहा की। और अब 80,000 कंज्यूम किए ताहा ने, लेकिन चीज़ें खरीदी किससे? उत्कर्ष से। तो इनकम किसकी बढ़ गई? उत्कर्ष की। तो 80,000 से हमारे उत्कर्ष की इनकम बढ़ गई। बराबर सुनते जाना। अब उत्कर्ष ने वो 80,000 रुपये में से इसने भी सोचा कुछ कंज्यूम करते हैं, ये 60,000 की बुक लाए। इनको बुक पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग तरह की बुक्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ बुक्स, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, ठीक है, स्पेनिश में, कोरियन में, हर तरह की बुक की बुक, ठीक है। पागल हो गया है बुक खरीद के, ठीक है। तो 60,000 रुपये की मेरा भाई किससे बुक लाया? मेरे से। बुक तो मेरे से खरीदेगा, ठीक है। 60,000 रुपये से मेरी इनकम बढ़ गई। तो अगर मान लो देश की इनकम देखे, 1 लाख रुपए ताहा ने कमाए, 80 हमारे उत्कर्ष ने कमाए और 60 मैंने भी कमाए। तो 80 और 60 1 40 और 1 लाख ताहा ने कमाए। टोटल कितने हो गए? और हमारे देश में इनकम कितने से बढ़ी? लेकिन पैट कमिंस इन्वेस्टमेंट कितना करके गया था? तो पैट कमिंस की वजह से हमारा मल्टीप्लायर कितना आया? 2.4। तो अब ये डेफिनेशन क्या कहती है? हाउ मच चेंज इज देयर इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। बोलो तेज। कि इनकम में चेंज आने की, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने की वजह से इनकम में कितना चेंज आता है। वर्किंग समझ में आई? क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो किसी की इनकम, और जिसकी भी इनकम होती है वो कंज्यूम करता है, वो कंज्यूम करता है तो किसी की इनकम है ना। फिर उसके बाद वो जिसने कंज्यूम किया होता है, ठीक है, जिसने कंज्यूम किया होता है तो वो जिससे भी कंज्यूम करेगा सामने वाले की इनकम, फिर वो भी उसमें से कंज्यूम करेगा तो वो किसी तीसरे की इनकम, फिर किसी चौथे की। एंड दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क। इस तरीके से कोई भी देश काम करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में क्या बढ़े? इन्वेस्टमेंट बढ़े। क्या बढ़े? अभी कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने 543 रेलवे स्टेशंस को रिवैम्प किया। 543 रेलवे स्टेशंस हमारे देश में दोबारा से पूरे तरीके से मॉडर्नाइज तरीके से बनाए जाएंगे। इसमें मैं पढ़ रहा था 43,000 करोड़ का खर्चा लगेगा। कुछ लोगों ने इसको वेलकम किया, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने ये कह के क्रिटिसाइज़ किया कि 43,000 करोड़ आपने अभी इसमें लगा दिया, ठीक है, ये नीड ऑफ द आवर नहीं है। सरकार ये कहती है, और जो सही भी कहती है, कि 1 रुपया भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो किसी का कंजम्पशन बनता है और मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उससे खुलती है। तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा आज अगर हमने 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं ना रेलवे में, 45,000 करोड़ मान लेता हूं मैं, तो ये 90,000 करोड़ बन के वापस आएंगे और ये किसी ना किसी की इनकम बनेगी और एक हमारा इंफ्रा डेवलप होगा जो अलग। अभी आपको, मुझे, हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगेगी भी सही, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा जब हमें दिखेगा, अच्छी रोड, अच्छी सड़कें, अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल पे तो नहीं करते इतना, ठीक है, अच्छे रेलवे स्टेशन, अच्छे बस स्टैंड्स, तो हमें लगता है भाई बढ़िया चीज़ है। लेकिन क्या होता है कि फिर कुछ क्योंकि हमारी इकोनॉमी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अगर हम 43,000 करोड़ एक जगह पे दे देंगे तो फिर हमें बजट दूसरी जगह से कर्टेल करना पड़ता है। हम दूसरी जगह पे कम करते हैं खर्च। अब इस साल हमने एजुकेशन और हेल्थ पे कम खर्च किया, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उधर मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब मैं स्कूल अच्छे बना दूंगा, हॉस्पिटल अच्छे बना दूंगा, तो उससे हेल्थ केयर और एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ हमें डायरेक्टली मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन उसके इनडायरेक्ट बेनिफिट इतने सारे होंगे, ठीक है, इसकी बात फिर कभी करेंगे, ठीक है। तो ये बात किस पे से बता रहा था मैं तुम्हें? मल्टीप्लायर के ऊपर से, कि अगर आज सरकार कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो उसको पता होता है कि जॉब उससे भी क्रिएट होंगी, लोगों की इनकम उससे भी बढ़ेगी, ठीक है, इस इफेक्ट की वजह से, जिसे हम मल्टीप्लायर इफेक्ट, इसका एक फॉर्मूला और है 1/MPS। क्या फॉर्मूला है? ठीक है,
और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस एमपी, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी क्या आता है। इन फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं। तो के का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस याद रखना, क्या याद रखना, फिर ये याद रखना एमपीएस को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस। इसके बाद एक इक्वेशन है जो काम आती है, अगर क्वेश्चन में कंजम्पशन गिवन ना हो, अभी मुझे एपीसी निकालना है तो उसमें कंजम्पशन लगेगा, एपीएस निकालना है उसमें सेविंग लगेगी। अब ये कंजम्पशन और सेविंग गिवन नहीं है तो ये इस इक्वेशन से निकलेगी। कंजम्पशन की इक्वेशन है सी बार प्लस बी वाई, क्या है, बड़ी सिंपल इक्वेशन है। सी बार का मतलब है ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या है, मतलब वो कंजम्पशन जो मेरी इनकम जीरो भी होगी ना तो भी मैं कंज्यूम करूंगा। मिनिमम कंजम्पशन रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ इनकम, बोलो मिनिमम, फिर बोलो, तू बोल, बोल, सुनता नहीं है ना ठीक से, तू बोल, इतनी सी बात बोलिए कि वो मिनिमम कंजम्पशन जो हमें हर लेवल ऑफ इनकम पे चाहिए, मतलब मेरी इनकम कुछ भी हो मैं कम से कम इतना कंज्यूम करूंगा, उसे हम सी बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये जो सी बार है ये मान लो 100 है, मतलब मेरी इनकम जीरो भी होगी ना तो मैं 100 रुपये तो कंज्यूम करूंगा, प्लस बी इंटू वाई, जहाँ पी का मतलब है एमपीसी और वाई का मतलब तो इनकम है ही। तो इसका क्या मतलब है, एमपीसी है मेरा 0.8, कितना है, ये बी है, और इनकम का लेवल है मेरा 10,000, कितना है। तो अगर मैं फॉर्मूले में रखूं तो 10,000 को 0.8 से करो तो 8,000 आएगा, प्लस सी बार तो 100 है ही तो ये 100 आएगा, तो मेरा आंसर आएगा 8100। क्या आएगा, लॉजिक क्या बना, लॉजिक ये बना कि 10,000 का 0.8 में कंज्यूम करता हूं, क्योंकि मैं अपनी इनकम का 80% कंज्यूम करता हूं, क्योंकि मेरा एमपीसी कितना है 0.8। तो अगर मेरा एमपीसी 0.8 है तो मैं 1 रुपया कमाता हूं तो 80 पैसा कंज्यूम करता हूं, तो मैं भी 1 रुपया थोड़ी कमा रहा हूं, मैं तो कितने कमा रहा हूं 10,000, तो मैं कंज्यूम कितना करूंगा 0.8, तो 10,000 का 0.8 कितना होता है, तो मैं 8,000 कंज्यूम कर गया। और जब मैं कुछ नहीं भी कमा रहा था तब भी मैं 100 रुपए तो कंज्यूम कर ही रहा था, तो 8,000 प्लस 100 मेरा टोटल कंजम्पशन कितना आएगा 8100। अब मैं 8100 को इधर रख दूंगा, इनकम तो 10,000 दे ही रखी है, काटूंगा पिटूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 0.81। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब भी कंजम्पशन गिवन ना हो तो इस इक्वेशन से निकलेगा, और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, सी प्लस बी वाई। क्या बोलते हैं, सी बार प्लस बी वाई, क्या, where C bar is your, B is your MPC। तो ऊपर समझा ही दिया क्या है, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, क्या है, जो 1 से कम आएगा हमेशा, 1 से, तो ये MPC इनकम क्वेश्चन में गिवन होगी, सबको थोड़ी उड़ा देगा, इनकम गिवन होगा, उसको MPC से करोगे तो ये BY आ गया, और C बार मतलब मिनिमम कंजम्पशन 100 रुपए 200 रुपए, ये भी गिवन होगा, दोनों को प्लस करूंगा क्या आ जाएगा, कंजम्पशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब इधर देखो और क्या है इसमें, देखते चलो, ये हो गया एपीसी एपीएस दोनों 1, ये हो गया के हो गया, एमपीसी एमपीएस हो गया, सी बार वाली इक्वेशन पढ़ा दी। लास्ट क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो पता ही है तुम्हें, इनकम हमेशा किससे मिलके बनती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, किससे मिलके बनती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन और सेविंग गिवन हो तो प्लस करके क्या आ जाएगी, इनकम, सीधी सी बात है। अब किसी क्वेश्चन में सेविंग गिवन ना हो तो ऊपर जो कंजम्पशन की इक्वेशन है ना उससे सेविंग की बन जाएगी रिवर्स करके, जैसे यहाँ पे सी बार माइनस में चला जाएगा, बी का मतलब वहाँ एमपीसी था, यहाँ क्या होगा, वाई का मतलब वहाँ भी इनकम था, यहाँ भी क्या रहेगा, इनकम ही रहेगा। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, मेरा सी बार 100 है, सेम वही वाला ले रहा हूँ, मेरी इनकम 10,000 है और मेरा एमपीसी 0.8 है, सेम वही क्वेश्चन ले रहा हूँ, प्लीज सामने देखो।
अब एक बात, क्वेश्चन शुरू होते ही ये अगर 0.8 है तो एमपीएस कितना होगा, ये याद रखना क्वेश्चन शुरू होते ही, क्योंकि दोनों का टोटल होता है। ये तो गिवन है, मतलब एमपीसी बोलो या एमपीएस में से एक भी गिवन है, मतलब दोनों गिवन है, क्योंकि हमें उनको जोड़ना आता है क्योंकि हमें ये याद है दोनों का टोटल। तो ये अगर 0.8 है तो ये कितना होगा, ये 0.7 है तो ये 0.5 है तो 4 है तो 2 है तो ये याद रखना। चलो अब मैं इससे पहले या तो कंजम्पशन इक्वेशन बना लूँ। तो कंजम्पशन इक्वेशन क्या है, ये तो ऑटोनॉमस कितना है 100, ये कितना है 0.8, इनकम कितनी है 10,000, 10,000 को करूँगा 8,000 प्लस करूँगा कितना आएगा आंसर 8100। अब इसको सेविंग इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, सी बार माइनस में चला जाएगा तो माइनस का 100, क्या यहाँ पे बी का मतलब एमपीसी था, लेकिन सेविंग में बी का मतलब क्या होगा एमपीएस होगा, तो 0.2 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, इनकम का मतलब तो इनकम ही रहेगा, इनकम कितनी है 10,000, तो यहाँ भी कितना आएगा 10,000। 10,000 को 0.2 से करोगे 2,000, 2,000 में से 100 गए 1900। अब इतनी मगजमारी ना करता तो इनकम का मतलब होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम मेरे पास 10,000 थी, कंजम्पशन इस इक्वेशन से आई गई थी 8100, तो सेविंग आ जाती बैलेंसिंग फिगर से, 8100 उधर जाता तो सेविंग कितनी आती मेरी 1900। सुनते हैं बेटा अपन, कुछ सुनते हैं बीच में, थोड़ा बहुत भी आता है कुछ समझ में आया क्या कर रहा है ये, तुझसे पूछ रहा हूँ भाई मुस्तनसिर, समझ में आया क्या कर रहा है ये। कंजम्पशन और सेविंग मिला के क्या आती है मेरी इनकम आती है। तो अगर कंजम्पशन 8100 आ गया, इनकम तो 10,000 थी सही, तो 10,000 में से 8100 जाएंगे कितने आएंगे 1900, और वही सेविंग इक्वेशन से भी कितना आएगा 1900। सेविंग इक्वेशन कैसे करनी है फिर सुन लेना, कंजम्पशन इक्वेशन को रिवर्स कर देना, ये सी बार की जगह माइनस का सी बार, यहाँ पे बी का मतलब था एमपीसी, यहाँ बी का मतलब होगा एमपीएस, और वाई का मतलब तो वाई हो जाएगा। इन इक्वेशन से और इन कंसेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट पॉज कर। अब देखो कुछ क्वेश्चन जो टेस्ट में दिए थे, कुछ जनरल डाउट्स थे, वो यहाँ पे करवा रहा हूँ, और ठीक है लगेंगे सारे यही फॉर्मूले, सारे यहाँ लिख दो वापस से, ठीक है सारे यही फॉर्मूले लगेंगे बस, इससे आगे कुछ इस चैप्टर में है ही नहीं फॉर्मूले के नाम पर। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई, दोनों का टोटल हमेशा कितना आएगा 1, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा, ताहा तू तो पेपर शुरू होते ही ये लिख देना, एमपीसी एमपीएस दोनों का टोटल 1, के कितना आएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और 1 अपॉन एमपीएस, और एक इक्वेशन सी का मतलब सी बार प्लस बी वाई, कंजम्पशन प्लस सेविंग का टोटल होता है इनकम, और कंजम्पशन से सेविंग की इक्वेशन बनानी हो तो वापस वही, बस यहाँ बी का मतलब क्या होगा एमपीएस, आधे मिनट में सारे यही है बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है टेस्ट का, तो वहाँ सबके पास पेपर नहीं होगा तो मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिखता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है कैलकुलेट एमपीसी इफ इकोनॉमीज ऑटोनोमस कंजम्पशन 500 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 3, ऑटोनोमस कंजम्पशन मतलब सी बार कितना है 500 करोड़ है, कितना है 500 करोड़। आपको एमपीसी निकालना है इफ एक्जेंटे इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 4000 करोड़ है, और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है 18,000 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितना है 4000 करोड़ और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 18,000 करोड़। ये क्वेश्चन है, एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट एमपीसी, क्या निकालना है आपको। अब देखो पहले फॉर्मूला दिमाग में लाओ, फॉर्मूला क्या है ये डेल्टा सी अपॉन है कि नहीं है। अब ये फॉर्मूले के लिए इनकम का चेंज चाहिए, इनकम एक लेवल की दे रखी है, दोनों का चेंज नहीं दे रखा, ऊपर सेविंग का भी चेंज, कंजम्पशन का भी क्या चाहिए चेंज, कंजम्पशन तो एक लेवल की भी नहीं है तो चेंज कहाँ से आएगा, चेंज भी नहीं है, ठीक है। तो डेडलॉक हो गया, बैलेंसिंग फिगर से भी एक चीज आएगी, दोनों थोड़ी आएगी, तो इस फॉर्मूले को भी ड्रॉप करो, आ गया हो।
अब और कहाँ आता है, एक के फॉर्मूले में एमपीएस आता है। क्या आता है? तो अगर किसी तरीके से मेरे पास के आ जाए तो एमपीएस आ जाएगा, और एमपीएस आ गया तो मैंने क्या बोला था, बाय वन गेट वन फ्री चलेगा। क्या? ठीक है, वो क्रिकेट में ऐसा बोलते हैं कि अगर बहुत लंबी पार्टनरशिप चल रही हो और एक विकेट आता है तो वन कम्स विद वन, कि एक के साथ फिर दूसरा भी तुरंत आता है। वहां अपने पेस बॉलर को जल्दी लगा दो आप तो दूसरा भी तुरंत आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, दिमाग जितना घूमेगा, एमपीएस अगर मैंने निकाल लिया वन कम विद वन है, एमपीएस आ गया तो एमपीसी तो आ ही गया ना भाई। अगर ये 0.2 आया तो वो 0.8 आएगा, ये 0.4 आया तो वो 0.6 आएगा, दोनों का टोटल 1 आएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके टेस्ट में दिया था, एमपीसी निकालना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब आप लोग के निकालने के लिए कोशिश करो। अब के निकालने का क्या फॉर्मूला है? डेल्टा वाई अपॉन, यहाँ पे डेल्टा नहीं है, 2 लेवल नहीं है, तो के एक लेवल का निकाल लो। अगर मेरे पास चेंज आ ही नहीं सकता तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो के का नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो आप। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, हालांकि मेरे को ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है तो इससे कुछ हो सकता है, हाँ ऑटोनोमस कंजम्पशन से कुछ हो सकता है, वो इक्वेशन बनेगी। अब उस इक्वेशन में मैं y ले लूंगा तो b गायब है, बट उसके बाद भी मेरे पास c नहीं है। हाँ, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपन लोगों ने जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे तो मैंने आपको कहा था ये सारे क्वेश्चन एक अजम्पशन पे करता है। क्या अजम्पशन? कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? हालांकि इसमें बोल भी दिया होगा, इसने पढ़ लूँ मैं एक बार। एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट्स एट इक्विलिब्रियम लेवल, बोला है इसने कि इकोनॉमी किस में है? इक्विलिब्रियम लेवल पे है। किस पे है? तो आपको क्लिक करना चाहिए कि एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इधर देखो, अब इक्विलिब्रियम लेवल है तो मैं सेविंग की इक्वेशन लगा दूंगा, सी बार प्लस बी वाई। बस याद रखना यहां पे b का मतलब क्या है? एमपीएस है, एमपीसी नहीं है। क्या है? क्योंकि इक्वेशन किसकी है? सेविंग। हाँ ठीक है, b का मतलब क्या है? एमपीएस है। अब सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगी तो कितनी है ये? 4000। ये आ गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल पे, अरे सॉरी, कोई से भी लेवल पे मैं कंज्यूम करूँ 500 रुपये तो कम से कम कंज्यूम करूँ, मिनिमम कंजम्पशन है, तो ये माइनस में चला गया, माइनस का 500 प्लस। अब b मतलब b तो निकालना ही है मुझे। अगर एमपीएस होता तो एमपीसी तो खुद ही आ जाता, तो b को तो रहने दो। और इनकम का भी लेवल है मेरे पास, कितना? 18,000। कितना है? 18,000। ठीक है, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा 4,500, तो इधर आएगा 4,500 इज इक्वल टू b इंटू 18,000। अब b की वैल्यू आएगी 4,500 डिवाइड बाय 18,000। काट लेना इसको, 20 45 के टेबल में 180 4 बार आता है तो 1/4 आएगा। काटूंगा तो 0.5 आएगा, 0.25, और इसको बोलेंगे एमपीएस। क्या बोलेंगे? और ये 0.25 है तो एमपीसी आएगा 0.75। क्या आएगा? एक क्वेश्चन और था ऐसा जिसमें सी बार भी नहीं था, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में 2 अजम्पशन से ये क्वेश्चन सॉल्व होता। उसमें 2 तरीके से हो रखा था, या तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को 0 मान लो और फिर इसको सॉल्व कर लो, या फिर ये तो गंदी अजम्पशन हो, ऑटोनोमस कंजम्पशन 0 कैसे मान लो, या फिर ये मान लो कि के वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैं अभी लगा रहा था। के वाला फॉर्मूला कौन सा? कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और ये जो आई है और ये जो वाई है इसको चेंज मान के कर लो आप कि ये चेंज है, तो 4,000 ये भी चेंज है, 18,000 भी क्या है? चेंज है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करके कर लो। बट इन दैट केस जो भी मानो नीचे लिख के आना। ये तो मैंने बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन कराया है तुम्हें, तो उधर तो 99% अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ क्लियरली गिवन होगा। फिर भी 1% चांस है कुछ हो तो आप अजम्पशन जरूर लेके आना। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.75। कितना आ गया? एक बार वापस समझ लो, इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होती है, तो इन्वेस्टमेंट अगर 4,000 है तो सेविंग भी कितनी होगी? सेविंग गिवन है तो सेविंग की इक्वेशन क्या है? 4,000
सी बार माइनस में बी का मतलब एमपीएस, सेविंग में बी का मतलब, और इनकम तो गिवन ही है, तो ये बी की वैल्यू आ गई। तो एमपीएस कितना आया 0.2, अगर एमपीएस आ गया तो एमपीसी अपने आप आ गया, ये 0.25 है तो ये कितना आएगा, क्या लिख दो 1 माइनस एमपीएस, क्या लिख दो, आ गया हो। 3 के बाद और कौन सा बोला, 4 भी बोला। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं। एमपीएस आपका 20% है, 20% को ऐसे लिख दूं मैं 1/5, कैसे लिख दूं, और काटूंगा तो 0.2, क्या 20% मतलब 20/100, 1/5 मतलब 0.2, एमपीसी आपका 0.2 है। अब इसमें जो मैंने तुम्हें आंसर की दिए वो भी चेक करते जाना, मतलब कोई आंसर की में क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना, इसलिए मैंने खुलवा रखी है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन कराया उसमें ये 0.75 सही दे रखा है, ठीक है। हाँ अब फोर्थ वाला करा रहा हूँ। एमपीएस आपका 0.2 है एंड कांस्टेंट एट ऑल लेवल, हर लेवल पे कांस्टेंट है, ये पाप कटा। ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 करोड़ है, मतलब सी बार कितना है 100 करोड़। कंजम्पशन फंक्शन बताओ इससे। अबे यार गजब, ये पूछा है तुमने, ये हो गया ये। अब अगर मैं कंजम्पशन की इक्वेशन बनाऊं, इससे पूछिए कंजम्पशन की इक्वेशन बताओ, कंजम्पशन फंक्शन मतलब कंजम्पशन की इक्वेशन, तो सेविंग की इक्वेशन बना लो, कंजम्पशन की बन जाएगी, दोनों या एक साथ ही बना लो। क्या होती है इक्वेशन, सी बार प्लस बी वाई, यही होती है। तो यहाँ पे सी का मतलब है कितना 100, बी का मतलब कितना है, ठीक है, बी मतलब एमपीसी, तो ये अगर 0.2 है तो एमपीसी कितना होगा 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू, तो ये होगा 0.8 और इनटू इनकम वाई, इक्वेशन बन गई। अब वाई क्वेश्चन में है, पूछा भी नहीं है, उसने सिर्फ कहा था कंजम्पशन फंक्शन बताओ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का, क्या बताओ कंजम्पशन फंक्शन, तो यही आंसर है बस। आंसर की में भी यही दे रखा है, ये आंसर सर 3 नंबर क्या करना क्या था इसमें, ये अगर 0.2 है तो ये अपने आप कितना होगा 0.8, और इक्वेशन को लिखना था, इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं सी बार प्लस बी वाई, सी बार कितना है 100, बी का मतलब क्या है 0.8 और वाई तो वाई होता ही है। चलो आगे 3, 4 और 5 भी है। कैलकुलेट एक्जेंटे एग्रीगेट डिमांड, आपको एग्रीगेट डिमांड निकालनी है। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज 50 करोड़, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन इज 50 करोड़। क्वेश्चन नंबर 5, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो दोनों को मिला के सी, दोनों मिलाकर कितने दे रखे हैं 50 करोड़। इसमें कोई लैंग्वेज में मार्क खा सकता था क्योंकि रेस्पेक्टिवली नहीं बोला, पीछे क्या नहीं बोला, फिर पढ़ लेता हूं मैं। व्हेन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 50 करोड़, बस इज 50 करोड़, आगे ईच नहीं बोला और रेस्पेक्टिवली भी नहीं बोला, मतलब दोनों मिला के कितने हैं 50 करोड़। तो दोनों को अलग अलग लिया था क्या, हाँ। अब एमपीएस है 0.2 इसी क्वेश्चन में, एमपीएस, ये तो क्वेश्चन की फिगर बता रहा हूं, एमपीएस कितना है 0.2 और लेवल ऑफ इनकम 300 करोड़ है, मतलब वाई कितना है आपका 300 करोड़। अब आगे क्या बोला है, कैलकुलेट एग्रीगेट डिमांड, क्या निकालनी है इसमें, एक्जेंटे एग्रीगेट डिमांड, एडी निकालना है। क्या निकालना है भाई आपको, एडी। अब ये एडी जो है इक्विलिब्रियम लेवल पे एएस के बराबर होता है, एडी और एएस क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इस चैप्टर में एडी का मतलब है सी प्लस आई, क्या है सी प्लस आई, तो सी प्लस आई तो इसने ही दे रखा था, ये क्या पूछा है इसने, हाँ ये सिर्फ ऑटोनोमस वाला है, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कौन सा वाला है, हाँ मेरे को ये तो दे ही रखा है, सिर्फ कौन सा वाला है ऑटोनोमस आई प्लस सी, मतलब ऑटोनोमस वाला। अब मेरी बात सुनो बच्चों, कीन्स ने वैसे भी इस पूरे चैप्टर में इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना है,
तो इन्वेस्टमेंट तो हम हार्ड लेवल पे 20 है तो 20 ही लेंगे, 40 है तो 40 ही लेंगे, तो वो तो ऑटोनोमस ही है। दो तरह की इन्वेस्टमेंट पढ़ाई थी आपको, एक ऑटोनोमस वाली और एक इंड्यूस वाली। इंड्यूस वाली वो होती है जो बढ़ती है इनकम बढ़ने के साथ, और ऑटोनोमस वाली बढ़ती नहीं है। तो ये तो कौन सी वाली इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है सिर्फ, ठीक है, ऑटोनोमस। तो ऑटोनोमस तो सेम ही रहती है। तो अगर इन दोनों का टोटल 50 हो सकता है, ये 25, ये 25, ये 20, ये 30, ये 10, ये 40, उनके इंडिविजुअल से हमें कोई मतलब नहीं है। रुक जा अभी, तू ही दे देना, रुक जा अभी पढ़ा रहा हूं। C प्लस आई का टोटल कितना आता है? 50 करोड़। कितना होता है? 50 करोड़। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी दे रखी है सिर्फ 50 करोड़, टोटल कंजम्पशन नहीं दे रखी। टोटल कंजम्पशन के लिए इक्वेशन लगेगी, पूरा C निकलेगा। अब ये देखो सामने देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। C प्लस आई को एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब यहां पर I तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, तो इस इक्वेशन में अगर I 20 है तो यहां पे वो 20 आएगा, 40 है तो 40 आएगा। तो इंडिविजुअली I कितना है उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में C और I दोनों आते हैं, और C के अंदर ऑटोनोमस कंजम्पशन आएगा, I तो आ ही रहा है, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं? 50। तो अगर मुझे अब ऑटोनोमस कंजम्पशन के अलावा वाला कंजम्पशन पता चल जाए तो मेरा एडी निकल गया। वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो एडी सी, ओ यहां देखो C और I से मिलके बनता है एडी। C और I, जो I है ना, I वो कीन्स ने हर लेवल पे कांस्टेंट माना है। तो जो भी तुम्हें नोट्स वगैरह में दे रखा है, 40 है तो 40 ही रहेगा, 50 है तो 50 ही रहेगा, 10 है तो 10 ही रहेगा। तो I तो यहाँ पे जितना भी है ना वो कांस्टेंट ही है। अब बचा C। तो C की जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार है, C बार प्लस BY, ठीक है। उसमें से C बार हमें गिवन है और इधर से I गिवन है, तो I और C बार दोनों मिलाकर 50 हो रहे हैं, तो दोनों हमें प्लस ही करने हैं, और दोनों प्लस करके हमें 50 दे ही रखे। तो इनका इंटरनल बाइफर्केशन हमारे पास नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है। जैसे अगर ये 10 है और ये 40 है तो मैं यहाँ लूंगा 10 और यहाँ लूंगा 40, 50 ही लेने हैं मुझे। ये 20 है और ये 30 है तो दोनों को मिला के फिर 50 ही होंगे। तो इनके इंटरनल वैल्यूज से मुझे कोई मतलब, क्योंकि वो मिला के दोनों कितने हैं? 50 है। क्या बात समझा पा रहा हूँ मैं आप लोगों को? ये चीज बराबर सुनना। अब ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। कैसे सॉल्व हुआ? क्योंकि ये पॉइंट 2 है तो स्टेप 1, इफ MPS is 0.2, MPC will be 0.8. Step 2, कंजम्पशन की इक्वेशन C बार प्लस BY। C बार, अब ये दोनों मिला के 50 है, तो तुम अज्यूम कर लो, नीचे नोट डाल लो कि इन्वेस्टमेंट 20 है और कंजम्पशन 40 है, ऐसा कर लो। अरे 20 है और वो 30 है, उसकी इक्वेशन खोल दो ना, उसमें C की जगह इक्वेशन लिख दो ना। कुछ मतलब नहीं है ना, तू तो उसको खोल के इंडिविजुअल वैल्यू तो तब भी नहीं निकलेगी। कॉमन लेना ना, I प्लस ऑटोनोमस। मतलब ही नहीं है, जो क्वेश्चन पे पूछी है ना वो तो दोनों को प्लस करके ही आ रही है, तो क्या मतलब है उनको अलग भी करने का? ठीक है, देख मेरी बात सुन, पहले मेरे को करा लेने दे। अब ये आपका C बार है, ठीक है, इसके अंदर ये दोनों मिलके आ रहे हैं 50। तो बच्चा कंफ्यूज है भाई इसमें 50 में क्या है, ठीक है, I कितना होगा, C कितना होगा। अभी मैं मान लो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अजम्पशन ले लेता हूँ कि I मेरा 10 है और कंजम्पशन मेरा 40, तो ये मैंने 40 ले लिया, ठीक है, प्लस BY। अब B कितना है मेरा, MPC कितना है मेरा 0.8, और मेरा Y कितना है 300, ठीक है। 300 को 0.8 से करोगे कितना आएगा? 240, 240 में ये जोड़ो कितना आया? 280। अब स्टेप 3, AD होता है C प्लस I, तो AD कितना आएगा? मेरा C तो आया 280 और कंजम्पशन मैंने 40 माना, तो इन्वेस्टमेंट मैंने 10 मानी, तो ये मेरा फाइनल आंसर आया कितना? 290। अब मैं कह रहा हूं आप इसको 40 की जगह 10 मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता? यहां 10 लेता तो यहां 280 की जगह कितना आता? 250। कितना आता? 250। उधर में 40 लेता, ठीक है, तो 250 में 40 जोड़ता कितना आता? कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो जो तो कह रहा है समझ गया मैं, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाएगी, कोई मतलब की नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह मैं ये मान लेता कि इन्वेस्टमेंट 0 तो माननी नहीं है, ठीक है, 25 दोनों को ले लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 25 ले लेता, तो यहाँ कितनी लेता मैं? 25, 300 को करता 240 ही आता, 240 में 25 जोड़ता तो कितने आ जाते हैं? 240 में 25 जोड़ता 265, कितने आते हैं? इन्वेस्टमेंट को भी 25 लेता, 265 में फिर 25 जोड़ता
ये समझा रहा था मैं। दोनों का टोटल 50 लेना है और दोनों प्लस में आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी इंडिविजुअल वैल्यू हमें नहीं भी पता तो भी कोई फर्क, क्योंकि होने दोनों टोटल ही है, होने दोनों टोटल। समझ गए बराबर। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग कि स्टेप 2 और 3 को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 2 और 3 को मिक्स कर दो। 2 बताओ ही मत, उसने कौन सा कंजम्पशन पूछा है, उसने तो एडी पूछा है, तो तुम सीधे क्या लिखो, स्टेप 2 ही लिख दो। क्या लिख दो कि AD इज इक्वल टू C प्लस आई, यही लिखो। अब C के अंदर क्या आता है, C बार प्लस BY और I तो I है ना। और अब यहाँ पे C बार और I दोनों मिला के ही 50 है और B इंटू वाई। B आपकी इनकम कितनी है, ये कितना है 0.8 और इनकम कितनी है आपकी 300। तो इनटू करोगे तो आप 240 और 50 जोड़ोगे तो 290, सीधे ही 200 आ गया, क्योंकि ये और ये दोनों मिला के कितने गिवन है 50। खत्म, 5 हो गया। और सेवन भी पूछा है। आपको आइडेंटिफाई करना है इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ऑटोनोमस कंजम, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी कराया, वही क्वेश्चन है, बस इसमें ये बताना है आप इक्विलिब्रियम में हो कि नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको दे रखा है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्या दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कितना दे रखा है 500 करोड़। कितना दे रखा है 500 करोड़। MPS आपको 0.2 दे रखा है, MPS कितना दे रखा है 0.2। और नेशनल इनकम मतलब वाई दे रखी है आपको कितनी 4000 करोड़। कितनी दे रखी है, बताना है इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। स्टेप 1 इसको पूरा लिख के आना बराबर। फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एडी किसके बराबर होनी चाहिए, वेयर एस इज इक्वल टू इनकम। एस किसको बोलते हैं, इनकम को ही बोलते हैं। एस किसको बोलते हैं, इनकम को बोलते हैं। वाई को बोलते हैं एस। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई। अब स्टेप 2 एडी और एस बराबर होने चाहिए, तो एस तो गिवन ही है, फिर मुझे एडी निकालना पड़ेगा, तो एडी निकालो। स्टेप 2 एडी इज इक्वल टू C प्लस आई, यही लिख रहा था अभी मैं, AD इज इक्वल टू C प्लस आई। यहाँ देखो अब AD, C की इक्वेशन को खोलो, C बार प्लस BY और I तो I है। अब C बार और I मिलाकर कितने दे रखे हैं 500। I कितना है 4000 और B है आपका MPC। तो MPS अगर गिवन है तो MPC भी, ये 0.2 है तो वो कितना होगा 0.8 होगा। तो 4000 इंटू 0.8, 4000 को 0.8 से करोगे 3200, 3200 में 500 जोड़ोगे 3700, ये क्या आया AD। जबकि YAS को बोलते, AS कितना है 4000। स्टेप 3 AD इज नॉट इक्वल टू AS बिकॉज AD इज 3700 और AS इज 4000, हेंस इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, क्योंकि दोनों 4000, दोनों में से एक चीज तो गिवन थी, क्योंकि Y का मतलब क्या होता है एस होता है। Y का मतलब क्या होता है, Y कितना था आपका 4000 करोड़, उसी को एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कितना है 4000, तो एग्रीगेट डिमांड भी कितना आना चाहिए था 4000। एग्रीगेट डिमांड किन चीजों से मिलकर बनता है, C प्लस आई, किससे मिलकर बनता है, तो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। समझ गए, चलो धन्यवाद। ये इसका प्रैक्टिकल समाप्त हुआ। और भी कोई डाउट हो फील फ्री टू आस्क।